नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज फिर शुरू करते हैं आज राजनीतिक विश्लेषण की एक और नई कड़ी। इस नई कड़ी में हम बात करेंगे हरियाणा में उत्पन्न नई राजनीतिक परिस्थिति की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार, या फिर यूं कहें नायब सिंह सैनी सरकार खतरे में है, यानी अल्पमत में आ गई। हरियाणा में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। कहा जा रहा है कि यह सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इससे विधानसभा में भाजपा सरकार के बहुमत का गणित बिगड़ गया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की अगर मैं बात करूं तो भाजपा के सहयोगी दल जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। लगभग 6 माह बचे हुए अपने कार्यकाल के लिए भाजपा के सामने सरकार बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। नायब सिंह सैनी सरकार इस खतरे से कैसे निपटेगी, इसको लेकर भाजपा और विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता, मतदाता भी मंथन कर रहे हैं। लगभग 9.5 साल बाद हरियाणा की राजनीति में यह नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। तकनीकी दृष्टि से फिलहाल तो कोई खतरा तब तक नहीं लगता जब तक कि प्रदेश के राज्यपाल सीएम सैनी को विश्वास मत हासिल करने को न कहें। इसमें बाकी बचे निर्दलीय विधायकों और भाजपा के साथ सरकार में सहयोगी रही जेजेपी के विधायकों पर भी इस सरकार का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करेगा। साथ ही विपक्ष कितने तीखे तेवर अपनाता है और कितना राजनीतिक दबाव प्रदेश के राज्यपाल पर बना पाता है, इस पर भी निर्भर करेगा इस सरकार का भविष्य। और यह भविष्य केवल अब 6 माह लगभग रह गया है, यानी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना निर्धारित है। नियमतः वैसे तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना निर्धारित है। ऐसे में इस 6 माह की बची हुई सरकार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस प्रकार के गणितीय आंकड़े, यानी विधानसभा का जो पटल है उस पर जो विधायक हैं, उन विधायकों के आंकड़े में क्या हेरा फेरी हो सकती है, किस तरह की, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम आज इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की कोई संभावना है। जिस प्रकार से हाय तौबा इस प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगभग 24 से 48 घंटे से मचाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नायब सिंह सैनी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देने का ऐलान एक तरफा कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने साफ शब्दों में कहा है कि अल्पमत में आई भाजपा सरकार को अगर गिराने की नौबत आई तो नई बनने वाली सरकार को वह बाहर से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस को तय करना है कि वह भाजपा सरकार को गिराने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह बाहर से ही समर्थन देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह बाहर से ही समर्थन देंगे। उन्होंने अपने विधायकों में टूट की आशंका के मद्देनजर यह कहते हुए भी साफ कर दिया है कि जब तक उनके पास व्हिप का प्रावधान है तब तक सभी पार्टी विधायकों को व्हिप के अनुसार ही विधानसभा में वोट डालना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर भाजपा सरकार को गिराने और अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है तो जेजेपी का साथ उन्हें मिल सकता है। यह संभावना है। यह एक तरफ कांग्रेस की ओर से शुरू की जाने वाली मुहिम पर निर्भर करेगा, जबकि दूसरी तरफ विधायी प्रावधानों में मौजूद तकनीकी बाध्यताएं उनके आड़े आ सकती हैं या फिर उन्हें मदद भी कर सकती है।
लेकिन सवाल है कि दुष्यंत चौटाला ने जो एक तरफा घोषणा की है, जो ऑफर कांग्रेस को किया है, क्या वह ऑफर कांग्रेस को मंजूर है भी या नहीं है। और क्योंकि कांग्रेस अपना गणित का आकलन, जो गुना भाग है, कैलकुलेशन करके ही कदम आगे बढ़ाएगी। और जिस जेजेपी ने इस पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, जब चुनाव हुआ था, सरकार बनाने की स्थिति पैदा हुई थी, जब भाजपा अल्पमत में आई थी, मतलब बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, तब कांग्रेस ने जेजेपी को समर्थन देने के लिए उसे उससे बातचीत करने की कोशिश की थी, उसे उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी। लेकिन जेजेपी के नेता तब कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हुए और भाजपा के साथ जाना उन्होंने स्वीकार किया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए जेजेपी कितना विश्वसनीय है, यह भी देखने वाली बात है। इस पहलू पर भी संभवतः कांग्रेस नेतृत्व जरूर विचार करेगा। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 45 विधायक चाहिए। अगर दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस को साथ मिलता है तो जेजेपी के 10 विधायकों का बाहर से मिलने वाले समर्थन से यह आंकड़ा 40 तक पहुंच सकता है। ये मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो फिर भी कांग्रेस को बहुमत हासिल करने के लिए 5 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार को समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। उनको मिलाकर यह संख्या 43 हो सकती है। 3 अन्य निर्दलीय विधायक जो फिलहाल भाजपा के साथ हैं, में अगर 2 भी पाला बदलने को तैयार हो जाते हैं तो कांग्रेस सरकार बनाने के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है। ये मैं केवल संभावना जता रहा हूं, लेकिन यह संभावना है कि जिसे धरातल पर लाना टेढ़ी खीर है। तब जबकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भय इस देश में पूरी तरह व्याप्त है, ये हम भी समझते हैं और इस देश की मतदाता हरियाणा की जनता भी समझती है। हरियाणा में कई कांग्रेसी नेता भी इन एजेंसियों की कार्रवाई की चपेट में हैं। फिर इस प्रकार का साहस जुटाना जोखिम भरा हो सकता है। जिन निर्दलियों ने भाजपा का साथ छोड़ा है, उनका भविष्य भी कितना सुरक्षित है, इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले परिणाम से ही पता चल पाएगा। तब क्या परिस्थिति पैदा होती है। मेरा स्पष्ट यह कहना है कि अगर केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो कुछ और स्थिति बदल सकती है। और अगर कोई दूसरी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से अगर सरकार बनाने में सफल होती है चुनाव परिणाम आने के बाद, तो फिर परिस्थिति कुछ और हो सकती है। क्योंकि यहाँ राजनीति का रुख बदलने में देर नहीं लगता। यानी ताकत जिसके पास विधायक या सांसद देखते हैं, उन्हीं की ओर मुड़ जाते हैं, उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में तो यही देखने को मिलता रहा है। राजनीतिक हालात बदलते देर नहीं लगती। तब जबकि भारत जैसे देश में 24 घंटे में ही प्रदेश में 2 सरकारें बदल जाने का अनोखा इतिहास यहाँ देखा जाता रहा है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपके सामने है। जब अजित पवार के साथ मिलकर के देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी सरकार बनाने की, उसके बाद फिर आपने देखा कैसे वो सरकार चली गई। फिर आपने देखा शिवसेना से टूटकर और जो शिंदे सरकार है वो आज है वहां, और किस तरह की स्थिति बनी ये भी इस देश के सामने है। ऐसे में कुछ भी कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। कुछ भी कहना मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को ये बता देना कि यही हो सकता है, ये सर्वथा गलत है और अव्यावहारिक होगा। और कुल मिलाकर ये प्री मैच्योर विश्लेषण होगा, आकलन होगा। तो कांग्रेस के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेना केवल संभावनाओं वाला जोर तोड़ लगता है, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में संभव नहीं है। इसके मजबूत कारण है क्योंकि जो जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का ऑफर दे रहे हैं, उनकी अपनी खुद की पार्टी के विधायकों पर ही कमान नहीं है। न तो पिछले वर्षों में उनके विधायक एकजुट थे और न आज हैं। जेजेपी में फूट किस कदर है इसका प्रमाण कई बार सामने
आ चुका है। कई बार विधानसभा के सत्र में भी देखने को मिला है कि अलग अलग सुर अपनाते रहे हैं। पार्टी में कई नेता उन्हें छोड़कर कांग्रेस और भाजपा में चले गए। जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि जेजेपी के 6 विधायक असंतुष्ट और बागी बने हुए हैं। बड़ा सवाल है कि दुष्यंत चौटाला पर कांग्रेस कैसे भरोसा करे जब उनके विधायक ही उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विधायक गौतम के सुर तो हमेशा विद्रोही रहे हैं, जबकि देवेंद्र बबली के कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि जेजेपी के 10 विधायकों में से 6 दुष्यंत चौटाला से संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट और बागी विधायकों में पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अब तक फैसला नहीं ले सके हैं कि वह भाजपा के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस का साथ देंगे। बबली और गौतम का झुकाव बीजेपी की तरफ माना जा रहा है, यानी इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं किया है। संभव है वो भी देश की या प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है इसकी प्रतीक्षा वो कर रहे हो। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेरा और बरवाला की जोगीराम सिहाग का बीजेपी के लिए प्रेम सबके सामने आ चुका है। दुष्यंत चौटाला, अनूप धानक, नैना चौटाला और अमरजीत टांडा को छोड़कर बाकी के 6 विधायक बागी माने जा रहे हैं। संभावना प्रबल है कि इनका साथ भाजपा को मिल सकता है। ये मैं संभावना पर बात कर रहा हूं, जो अब तक के उनके कदम रहे हैं, जिस तरह से उनका अपीयरेंस रहा है, पॉलिटिकल अपीयरेंस जिस प्रकार का रहा है, जिस प्रकार की बयानबाजी इन विधायकों ने की है, उसके आधार पर मेरा ये आकलन है। यह कहना सही होगा कि जेजेपी नेता के दावे बालू की उस भीत की तरह, यानी रेत की उस भीत की तरह है जिसके ढहने की दिशा न नेता को पता है और न ही उनके विधायकों को। ऐसे में कांग्रेस नंबर जुटा पाएगी, यह संदेह के दायरे में है। अब बात होती है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार को अल्पमत में क्यों बताया जा रहा है, अगर ऐसी स्थिति है तो। दरअसल मंगलवार को उस वक्त हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गया जब मौजूदा नायब सिंह सैनी सरकार से नाराजगी के चलते निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जो दादरी से हैं, रणधीर सिंह गोलन जो पुंडरी से हैं और धर्मपाल गोंदर जो नीलोखेरी से विधायक हैं, ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। धर्मपाल गोंदर नायब सैनी सरकार को किसान और गरीब विरोधी उन्होंने वो बता रहे हैं और समर्थन वापस लेने की उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने यहाँ तक शिकायत की कि उनके क्षेत्र में जो आज भारतीय जनता पार्टी या चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो चुनावी गतिविधियां चला रही हैं, आयोजित कर रहे हैं, जो चुनावी सभाएं वो आयोजित कर रहे हैं, उसमें इस समर्थक निर्दलीय विधायक को उन्होंने कभी नहीं ढूंढा, कभी भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। यानी इनके अस्तित्व को ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से नकार दिया है। इससे इनको अब अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में नजर आता है। इसीलिए इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बदलने का जो ये निर्णय लिया है, ये एक बड़ा कारण है, जो उनके बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनको खुद ही अपना भविष्य अब खतरे में नजर आने लगा है। इसीलिए वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म की ओर आगे मूव करने वाले हैं। अब बहुमत का आंकड़ा आखिर क्या कहता है, विधानसभा में क्या स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में सत्ता में काबिज होने के लिए विधानसभा में किसी भी दल के पास 45 विधायक होने जरूरी है। जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार के पास 45 विधायक थे। इनमें से 3 विधायकों ने मंगलवार को समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद उनके पास 40 विधायक ही रह गए। हरियाणा की 90 विधानसभा सदस्यीय यानी विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा क्षमता 88 है। विधानसभा में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10, 6 निर्दलीय, 1 विधायक इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला है और 1 विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी से जो गोपाल कांडा है। विधानसभा में 2 सीटें अभी खाली हैं, जिस पर 25 मई को उपचुनाव होना निर्धारित है। खाली सीट में से एक करनाल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद नए सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी सरकार के पास बहुमत से 2 विधायक कम है। वर्तमान में नायब सैनी सरकार को
दो अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने अब समर्थन वापस लेते हुए सरकार का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही सैनी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, ऐसा विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। पत्रकार वार्ता में भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं, उसमें भी यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, चर्चा का विषय है। जाहिर है इसका असर मतदाताओं पर भी पड़ेगा, इसीलिए मतदाताओं में भी चौक चौराहों पर, हुक्के पर, यानी चौपाल पर यह चर्चा अब शुरू हो चुकी है कि क्या यह सरकार रहेगी या चली जाएगी, जाएगी तो कब जाएगी और कैसे जाएगी, और जाएगी तो क्या कांग्रेस की सरकार बन पाएगी अगले 4-5 महीने के लिए, क्या कांग्रेस अगले 3-4 या 5 महीने के लिए सरकार बनाने में इंटरेस्टेड होगी, या केवल भाजपा की छिछालीदार करना चाहती, इसकी छवि जनता में गिराना चाहती है। इसको लेकर पूरा गुनाह भाग अगर आप हरियाणा के किसी चौपाल पर आज जाएं, किसी किसी हुक्के की समिति में जहां आप 5-10 बुजुर्ग बैठे हुए गांव के मिल जाएंगे, वहां इस प्रकार की चर्चा शुरू हो चुकी है और जोरों पर है। जब भी हुक्के की गुरगुराहट शुरू होती है, उसके साथ साथ अब हरियाणा की इस सरकार के गिरने या बचने की चर्चा भी अब जोरों पर तभी से शुरू हो चुकी है। और ये लाजिम भी है क्योंकि उनका असर, इसका, इस राजनीतिक घटना का असर सीधा सीधा हरियाणा की जनता से भी संबंधित है। अब नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बने रहने की क्यों है संभावना, क्यों इस प्रकार की संभावना, क्यों मैं केवल ये कह रहा हूं अपने आकलन में, ये केवल मुझे संभावना दिखती है, ये धरातल पर होता या अमल होता नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा कारण मुझे नहीं दिख रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार गिर जाएगी या फिर ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उसके कई कई कारण हैं, और कुछ व्यावहारिक, कुछ तकनीकी जो विधायी परिस्थितियां होती हैं, या फिर अपने लोकतांत्रिक देश में विधानसभा या संसद की दृष्टि से जो परंपराएं रही हैं सरकार के गिरने या बचने की, उसको लेकर मैं, उसके अनुभव के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूं। यानी अब तक की विधायी परंपराओं के अनुसार नायब सिंह सैनी फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह मेरा मानना है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि जब तक सदन में सैनी सरकार की किसी भी विपक्षी दल द्वारा विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में हार नहीं हो जाती है। दूसरा यह कि जब तक सैनी सरकार को राज्यपाल अल्पमत में आने की स्थिति में सदन में विश्वास मत हासिल करने को न कहे और उस दौरान वोटिंग में उनकी हार न हो जाए, उनकी सरकार के बहुमत या अल्पमत में आने का फैसला सदन के पटल पर ही होगा। इस मामले में कई बार देश के कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला आ चुका है, चाहे वह हाल ही में महाराष्ट्र के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, या इससे पूर्व उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार का मामला, या फिर पुराने जमाने में कर्नाटक में बम्बई सरकार का मामला। बम्बई सरकार का जो मामला है, ये एक नजीर की तरह देखा जाता है, ये एक उदाहरण की तरह इस देश में पेश किया जाता है कि सदन से बाहर किसी भी सरकार के अल्पमत में या बहुमत में होने का फैसला नहीं किया जा सकता। यानी ये जो निर्धारण है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही हो सकता है, ये स्पष्ट संवैधानिक मत है और ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है इस मामले को लेकर, इस प्रकार की परिस्थिति को लेकर। अब इन दोनों स्थितियों के उत्पन्न होने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। समझना यह जरूरी है कि हरियाणा सरकार को अल्पमत में होना साबित करने के लिए विपक्षी दलों को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कांग्रेस इसी वर्ष मार्च में हरियाणा विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो बड़े अंतर से गिर गई थी। हालांकि मत विभाजन की मांग करने से पहले ही कांग्रेस पार्टी सदन से वॉकआउट कर गई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने वहां ध्वनि मत से इसकी वोटिंग कराई थी और उन्होंने बहुमत से इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरा हुआ घोषित कर दिया था। हालांकि मत विभाजन की मांग करने से पहले ही कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सदन से वॉकआउट कर गई थी। वो बल्कि उस वक्त विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित दूसरे विपक्षी विधायक भी बार बार ये कह रहे थे कि आंकड़े में वो सरकार के सामने नहीं टिक रहे हैं, लेकिन क्योंकि
हरियाणा में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसका प्रभाव हरियाणा की जनता पर पड़ रहा था, उसको लेकर उसको उजागर करने के लिए उन्होंने इस विधायी हथियार का, इस अधिकार का उपयोग विधानसभा में किया था। अब प्रावधान यह कहता है कि अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिन यानी 6 माह होना का अंतर होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष के पास यह विधायी हथियार अभी नहीं है, फिलहाल अगले 3-4 माह के लिए तो बिल्कुल नहीं है, यानी जून 2024 के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस सरकार का कार्यकाल भी अब केवल 6 माह यानी अक्टूबर तक बचा हुआ है। नियमतः अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। अब दूसरा कारण है, राज्यपाल के हाथ में है। विपक्ष को राजनीतिक तौर पर राज्यपाल को ज्ञापन देकर यह समझाना पड़ेगा कि नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। तो नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, इसलिए इस सरकार को सत्ता में बने रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसा स्थापित करना पड़ेगा, इस प्रकार की बात को राज्यपाल के सामने विपक्ष को। राज्यपाल पर इतना दबाव बनाना पड़ेगा कि वे सैनी सरकार को सदन के पटल पर यानी फ्लोर ऑफ द हाउस पर विश्वास मत हासिल करने को कहें। अगर इसमें विपक्ष को कामयाबी मिली तो राज्यपाल भाजपा सरकार को सदन में विश्वास मत लाने को कहेंगे, और तब विपक्ष गणित में उसे हरा दे तो ही सरकार गिर सकती है, अन्यथा कोई संभावना नहीं दिखती है। अब इस बात की संभावना मुझे नगण्य दिखती है कि राज्यपाल वर्तमान परिस्थिति में विपक्ष के किसी भी प्रकार के दबाव में आएंगे और सीएम सैनी से विश्वास मत हासिल करने को कहेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को वो इस प्रकार की विषम परिस्थिति में धकेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान राज्यपाल इस प्रकार का कोई निर्णय लेंगे, चाहे विपक्ष कितना भी हाय तौबा मचाए। इसलिए विपक्ष इस हथियार का इस्तेमाल केवल प्रदेश की जनता की नजरों में राजनीतिक बढ़त व सहानुभूति हासिल करने के लिए कर सकता है। यह उनका अधिकार है, ये लोकतांत्रिक परंपरा का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश प्रदेश में ये संभव है, ये उनका अधिकार है, इससे उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। जाहिर है, अगर वो इसको एक विषय के रूप में, एक इश्यू बना दें प्रदेश में, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में विपक्ष को इससे कुछ फायदा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रहने के बावजूद सत्ता में बनी रही, सत्ता से चिपकी रही, कुर्सी से चिपकी रही। ये एक स्टिग्मा, एक ऐसा तगमा लग जाएगा जिसका जवाब उनको विधानसभा चुनाव में देना पड़ सकता है। अब तीसरा कारण है कि अगर भाजपा सरकार इस बीच विधानसभा चुनाव से पूर्व सदन की बैठक आहूत करती है, अगर सरकार स्वयं ही सदन की बैठक बुलाए और कोई विधायी कार्य करना चाहे, कोई विधेयक, कोई कानून पास कराना चाहे आवश्यक, जो कि लंबित है, हालांकि कई विधेयक अभी लंबित हैं, विधानसभा में विचारार्थ पड़े हुए हैं, तो अगर कोई विधेयक सरकार पास करवाना चाहे तो उस समय साधारण बहुमत की आवश्यकता सरकार को पड़ती है संशोधन के अलावा। ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर उक्त विधेयक को अगर मत विभाजन मांगते हुए गिरा दे तो भी सरकार पराजित मानी जाएगी और संसदीय परंपरा के अनुसार सैनी सरकार को इस्तीफा देना होगा। लेकिन इन तीनों ही परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना क्षीण दिखती है। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिससे आधार पर विपक्ष नायब सिंह सैनी सरकार को या तो पदच्युत कर सकती है, सत्ता से हटा सकती है, या फिर राजनीतिक तरीके से घेर सकती है। और आने वाले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बहुत समय नहीं बच गया है, यानी 4 जून को अगर रिजल्ट आता है लोकसभा चुनाव का और सरकार बनते बनते 10-15 जरूर 1 सप्ताह लग जाएंगे, उसके बाद फिर हरियाणा की राजनीति को लेकर जो गर्माहट दिखेगी, तो फिर आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना 3 से 4 माह लगभग बचता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस 3-4 महीने को लेकर ऐसा कोई जोखिम उठाने की स्थिति में है
क्या वो जेजेपी से समर्थन लेगी? जिस जेजेपी को लगातार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा कांग्रेस पार्टी बताती रही है, उसको कटघरे में खड़ा करती रही है, उसको उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े करती रही है कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार वोकल रहे हैं उनके खिलाफ। ऐसे में क्या 3-4 महीने के लिए जेजेपी के साथ ये गलबहिया कर सकते हैं, उनके साथ राजनीतिक गठबंधन कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, जितना मैं इन नेताओं को समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की किसी संभावना पर कांग्रेस काम करेगी। हाँ, इसको लेकर राजनीतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से सवाल जरूर खड़े करती रहेगी, ये उनका अधिकार है। इसे एक चुनावी विषय भी बना सकती है कांग्रेस। अगर भाजपा नैतिकता की दुहाई देते हुए सरकार से नहीं हटती है तो अल्पमत में होने के बावजूद, तो ये एक विषय उनके लिए चर्चा का बन सकता है। मतदाताओं को लुभाने की दृष्टि से उन्हें सहानुभूति हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर आज की इस राजनीतिक विश्लेषण का यही नतीजा है कि हाल फिलहाल में नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी सरकार को कोई बड़ा खतरा है। और इस विश्लेषण में यहीं तक। आपसे पुनः गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।